नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम भारत के चैंपियंस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। तो पेरिस ओलंपिक में आज का दिन भारत के लिए बेहद खास रहने वाला है। पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीत चुकी मनु भाकर आज 25 मीटर पिस्टल इवेंट का फाइनल खेलने उतरेंगी और उनकी नज़र पदकों की हैट्रिक पर रहेगी। वहीं कल लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा और ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले वे पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने। इस कार्यक्रम में विस्तार से नजर डालेंगे इन सब खबरों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। आज के शेड्यूल पर पहले नजर डाल लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय खिलाड़ी कई खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेते दिखेंगे। दोपहर 1 बजे से मनु भाकर महिला निशानेबाजी की 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में हिस्सा लेंगी। इस ओलंपिक में वो पहले ही 2 पदक जीत चुकी हैं। ऐसे में उनसे तीसरे पदक की उम्मीद की जा रही है। अगर वो पदक जीतने में सफल रहती हैं तो ओलंपिक के इतिहास में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी। और फिलहाल हम सीधे रुख करते हैं सुप्रीम कोर्ट का। देखिए, ये 29 जुलाई से 3 अगस्त तक चला आपका विशेष लोक अदालत सप्ताह। मैं माननीय चीफ जस्टिस साहब से बात कर रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि सिविल मैटर भी यहाँ सेटल हुए, मैट्रोमैनियल मैटर भी सेटल हुए। मैट्रोमैनियल के लिए तो ताली बजा सकते हो आप, बहुत जोरदार। तो हैप्पीनेस भी आई, जिन्होंने ढंग से सुना उसको चेहरे पे हैप्पीनेस आई। अब आगे आप समाज में भी इसको ले जा सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की ये पहल कितनी जोरदार है। 138 के मामले भी सेटल हुए। मुझे बताया गया सीजीआई साहब के द्वारा कि लैंड एक्विजिशन के मामले भी सेटल हुए। कितनी बड़ी बात है जी, बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सीजीआई साहब, हमारे इस देश में अगर मैं कहूं पहली लोक अदालत भगवान कृष्ण ने लगाई थी, मैं थोड़ा सा आपको उस रूप में ले जा रहा हूं। बड़ा विवाद हो गया था कौरवों का और पांडवों का। तो भगवान कृष्ण ने सोचा, अब उस समय वो चीफ जस्टिस या कोई सुप्रीम कोर्ट का वैसे विषय तो था नहीं, सोचा कि कुछ मैं मध्यस्थता करूं जिससे ये इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो लड़ाई का। लेकिन वो गए और जाकर के जब उन्होंने प्रस्ताव रखा तो दुर्योधन नहीं माना। अब नहीं माना तब जाकर के परेशानी हुई। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में मध्यस्थता करना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कोई सिचुएशन पैदा हो गई है उसको सुलझाना हमारी संस्कृति में रहा है। इसलिए दिनकर साहब लिखते हैं अब 2 न्याय, अब यहां न्याय शब्द यूज कर रहे हैं दिनकर साहब बहुत अच्छे कवि हुए जो कहते हैं 2 न्याय अगर तो आधा दो। ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन दिनकर साहब ने बाद में लिखा 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। ये प्रपोजल है। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। ये प्रपोजल था। लेकिन इसके जवाब में दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। अगर कोई अच्छा मीडिएटर सच्चे मन से आपके पास आता है तो समाज की आशीष लेना। इसमें दिनकर साहब ये कह रहा है वो गलती जो दुर्योधन ने करी समाज में और लोग गलती नहीं करे। यही विषय है मध्यस्थता का, मीडिएटर का, लोक अदालत का, यही विषय है। दुर्योधन वह न दे सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। इसलिए कहा दिनकर साहब ने कि जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये परिवार में जब पति पत्नी के बीच में एक में विवेक खत्म होता है तो यह मामला यहां तक पहुंचता है। हम मनुष्य में विवेक है। हम मनुष्य श्रेष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास मंथन मनन चिंतन मनन मंथन करने का पावर है, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। वो विवेक मत मरने दो।
और जैसे ही विवेक मरता है तो फिर विवेक को जगाने का काम करता है, ये लोक अदालतें करती है, विवेक को जगाने का काम। इसमें आप आए, 1000 से ज्यादा मामले सेटल हुए, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। 1000 से ज्यादा मामले सेटल हुए, अभी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुझे कह रहे थे। और मैं सीजे साहब आपको कहता हूं, हमारी संस्कृति कितनी महान है कि ये कब परंपरा थी हमारे यहाँ। अभी जब हम जब इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे तो हमारे जस्टिस PS नरसिम्हा साहब अपनी बात कह रहे थे इनफॉर्मल डिस्कशन में कि हमारी भारतीय परंपरा रही है और इस परंपरा के कारण ही हम न्याय के श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ हो रहे हैं। इसलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया में अपने झंडे गाड़ रही है जी, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए एक कवि ने ठीक कहा है, यूनान और मिस्र रोमा, ये बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी जी। आप भी जब कभी पढ़ते होंगे तो इनके बारे में पढ़ते होंगे। यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी हस्ती तो है साहब, सीजे साहब, कि न्याय आपके द्वार आपने अभी जो दिखाया हमें, इसके लिए जोरदार ताली बजा करके सीजे साहब का स्वागत करते हैं। अभी जब हम इनफॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे तो माने सुप्रीम कोर्ट के 3-4 जजेस और आगे थे, सबके मन में यह था कि इस काम को करने के लिए अलग बिहेवियर चाहिए। जो जज हो, जो लोक अदालत की दाइश में बैठे, उनका भी बिहेवियर अलग होना चाहिए। सामने जो आ रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी समझ जाना चाहिए। अगर हम मामले को सुलझा सकते हैं तो सुलझाना चाहिए, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। तो मुझे यहां बैठे बैठे 2 लाइनें याद आई। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही होता है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। वही सबसे बड़ा इंसान होता है, जो टूटे को बना। तो ये आप सुन रहे थे कानून मंत्री का संबोधन। और फिर से रुक करते हैं पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरों का। आज क्या शेड्यूल है भारतीय खिलाड़ियों का, वो देख लेते हैं। दोपहर 1 बजे से मनु भाकर महिला वर्ग निशानेबाजी में 25 मीटर पिस्टल इवेंट के फाइनल में हिस्सा लेंगी। इस ओलंपिक में वे पहले ही 2 पदक जीत चुकी हैं। ऐसे में उनसे तीसरे पदक की उम्मीद की जा रही है। अगर वे पदक जीतने में सफल रहती हैं तो ओलंपिक के इतिहास में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन जाएंगी। मनु भाकर से पहले पुरुष निशानेबाजी में स्कीट इवेंट में भारत के अनंतजीत सिंह नरू का हिस्सा लेंगे। अगर वे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आज ही उन्हें फाइनल भी खेलना है। गोल्फ में पुरुषों के व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले के तीसरे दौर में 2 भारतीय गोल्फर्स हिस्सा लेंगे। भारत की तरफ से शुभंकर शर्मा और गगनजीत भुल्लर गोल्फ कोर्स पर दिखाई देंगे। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी और भजन कौर भी आज पदक जीत सकती हैं। दोनों तीरंदाज व्यक्तिगत वर्ग में प्री क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। अगर दोनों अपने अपने मुकाबले में जीत जाती हैं तो आज ही उन्हें क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी खेलना होगा। अब दोनों के प्रदर्शन पर निर्भर करता है कि वे कहां तक पहुंचती हैं। सेलिंग में भारत की नेत्रा कुमानन महिलाओं की डिंगी स्पर्धा में हिस्सा लेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में विष्णु सर्वानन भी रेस में प्रतिस्पर्धा करते दिखाई देंगे। आज देर रात मुक्केबाजी में भारत के निशांत देव क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलने उतरेंगे। उनका सामना मैक्सिको के मुक्केबाज से है। अगर वे जीत हासिल करने में सफल रहते हैं तो भारत का एक और पदक पक्का हो जाएगा। और अब बात मनु भाकर की। ओलंपिक में आने से पहले मनु भाकर के पास केवल ओलंपिक पदक की कमी थी और उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 1 नहीं बल्कि 2 पदक जीतकर इस कमी को पूरा कर लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत और मिश्रित वर्ग में कांस्य पदक जीत चुकी मनु भाकर की नज़र अब पदक की हैट्रिक पर लगी हुई है। वे अब 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पदक जीतने के इरादे से उतरेंगी।
पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों में 2 कांस्य पदक जीत चुकी भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर एक और कीर्तिमान रचने के करीब पहुंच गई हैं। मनु ने 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में स्थान बनाने के साथ ही एक और पदक की तरफ मजबूती के साथ कदम बढ़ा दिए हैं। अब उनकी नजर पदक की हैट्रिक पर लगी हुई है। मनु ने क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त करने में सफलता पाई। मनु इससे पहले पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में अपना पहला पदक हासिल किया था। इसके 2 दिन बाद ही उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल के मिश्रित टीम इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी। इस युवा और प्रतिभाशाली निशानेबाज ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से न केवल देश का नाम रोशन किया है, बल्कि विश्व स्तर पर भारत को एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित भी किया है। कुश्ती और मुक्केबाजों के लिए मशहूर हरियाणा से शूटिंग में भी कुछ दमदार प्रतिभाएं निकलकर सामने आई हैं और उनमें सबसे नई और चमकदार प्रतिभा साबित हुई है मनु भाकर। झज्जर की रहने वाली मनु ने शुरुआती दिनों में कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन फिर पिस्टल शूटिंग से लगाव हो गया। सीनियर स्तर पर चमक बिखेरने से पहले हर खिलाड़ी को जूनियर स्तर पर अपनी पहचान बनानी होती है। मनु की कहानी भी इससे अलग नहीं रही और उन्होंने जूनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर पहली बड़ी सफलता हासिल की। इसके बाद उनका जलवा दिखा नेशनल गेम्स 2017 में, जहां उन्होंने हिना सिद्धू जैसी दिग्गज शूटर को हराया और कुल 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। यही वो वक्त था जब मनु के अलावा शूटिंग में कई युवा निशानेबाज सामने आ रहे थे। इनमें मनु ने सबसे तेजी से अपनी पहचान बनाई और 2018 में ISSF वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन किया। यहां मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिए। 2018 में ही उन्होंने यूथ ओलंपिक में भी 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। इसके बाद 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में मनु ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। 2019 में उन्होंने सौरभ चौधरी के साथ मिलकर लगातार 4 वर्ल्ड कप में 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीते। टोक्यो ओलंपिक मनु के लिए काफी निराशाजनक रहा। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में अचानक उनकी पिस्टल खराब हो गई थी। इसका असर उनके प्रदर्शन पर पड़ा और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। हालांकि इसके बाद मनु भाकर ने एक बार फिर वापसी की और कड़ी मेहनत की बदौलत टोक्यो ओलंपिक की निराशा को पीछे छोड़ा। पिछले 1 साल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस के लिए क्वालिफाई किया। 2023 में उन्होंने बाकू में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 25 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था। 2 पदक जीत चुकी मनु की नजर अब पदक की हैट्रिक पर लगी हुई है। अगर वो ऐसा करने में सफल होती हैं तो वो एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन जाएंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और पेरिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। जी मुकेश, 2 पदक पहले ही जीत चुकी हैं मनु भाकर और पदकों की हैट्रिक लगाने का मौका है आज उनके पास। किस तरह की उम्मीदें हैं मनु से? बिल्कुल, देखिए कल जब इवेंट चल रहे थे तमाम एरेना में, तभी सब लोग बात कर रहे थे कि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारत इतिहास की एक और दहलीज पर पहुंच चुका है। इतिहास तो वो रची चुकी हैं, लेकिन अब इतिहास को और बड़ा कर देंगी कि आने वाले कई वर्षों तक एक ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी जो उनका इतिहास तोड़ेगा। एक ही एडिशन में जब वो तीसरा यहाँ पदक जीतेंगी और उसका इतिहास रचेंगी। और साथ ही साथ देखिए कि आज़ाद भारत के बाद वो ऐसी महिला खिलाड़ी बनी है जिसने ये कमाल करके दिखाया है कि 2 पदक ऑलरेडी उनकी झोली में। तो आज जो है पूरा का पूरा एक्साइटमेंट जो पेरिस से चतेरू तक है, वो पूरा का पूरा एक लंबा सफ़र है। तमाम पत्रकार भी वहाँ पर सुबह से ही पहुँचने के लिए दौड़ लगाए हुए हैं। तो अब जल्दी से ये 9:30 बजे के करीब एरेना में मुकाबला शुरू होगा। और मैं बता रहा हूँ अच्छा खासा वहाँ समर्थक भी है जो भारत को वहाँ पर चीयर करने पहुँच रहा है। तो एक अच्छा मुकाबला। जी मुकेश, बिल्कुल आज नजरें रहेंगी मनु भाकर पर। और फिलहाल विशेष लोक अदालत का आज समापन है जिसमें प्रधान न्यायाधीश YS चंद्रचूड़ संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहां चलते हैं। I'd like to recognize my team which has been at the forefront of these initiatives. And I would like to call out the names of my team which has worked tirelessly for the success of this Lok Adalat, and I'm sure you'll all join me in giving them a very handsome round of applause. So I'll call them out one by one. We have our Secretary General Atul Kurekar. We have Registrar Judicials Pavnesh and Puneet Segal. And look at the diversity of their experience. Atul is from the Maharashtra Judicial Service, Pavnesh from the very senior district judge from Karnataka High Judicial Service, Puneet likewise from the Judicial Service from Haryana, then Santosh from Jharkhand. It would have been not possible
Coal India's checks would not have been possible but for his own engagement with the chairman and managing director over the last several years. Then we have Mr. Shashidhar Shetty, registrar from, again, a very senior district judge from Karnataka. Mr. Ladekar, who is really the driving force. He's an ex-armed forces officer who is working in the judiciary, served the nation as an armed service officer and then joined the judiciary. And we have Sujata Singh, who is from the state of Uttarakhand, senior judicial officer. Then we have Satish Arora from the Delhi Higher Judicial Service. Colonel Marwa, again, Colonel, as you know, defines where he comes from. Mr. Soni, then a young officer from the Center for Research and Planning, Amarendra Kuntal Pathak from the state of Orissa. Parvinder Singh Arora from the state of Himachal Pradesh. Ashish Shiradhunkar, the scientist from NIC who is the backbone of the E-Courts project. And Ms. Arunori from the state of Tamil Nadu who leads the... And finally, last but not the least, I very fondly refer to him as Tarzan because of he's all over the place even at 12 midnight, Mahesh Patankar, who looks after every little corner of our building and construction projects. So this has really been a multi-stakeholder cooperation. It couldn't have been possible without the tremendous support which I received from the entire team of registrars and officials in the Supreme Court, many of whom are not here really. Mr. Rakesh Sharma is probably overseeing the arrangements. There he is, Mr. Rakesh Sharma is there. Usually he's always behind the scenes coordinating something or the other. Now, the reason why I thought I should mention all this is that I genuinely feel that the Supreme Court may be located in Delhi, but it is not the Supreme Court of Delhi. It's the Supreme Court of India. And since I took over the office of the Chief Justice of India, we've made an effort to bring officers from all over the country into the registry of the Supreme Court. And they bring a great amount of diversity, inclusion, their knowledge about the life and society across India. Because our district judges have joined the judiciary very often. Some of them are, of course, direct appointees, but many of them have joined the judiciary at the lowest level, the Civil Judge Junior Division. The story goes, at least at one time, how do you identify a junior civil judge, at least at one time, no longer because now the conditions of service have improved. If you see someone wearing a white pant, a white shirt, a black tie, a coat, and riding a cycle, they should be in the Indian judiciary in the villages. That's the true state, and that's why they are so deeply connected with our judiciary. And in the work which we did in trying to design this Lok Adalat, we had tremendous support at every little stage in the preparation. We received tremendous cooperation from the members of the Supreme Court Bar Association and SCORA, our own advocates who are our backbone in the Supreme Court and without whom nothing of this would have been successful. If the lawyers had stayed away, you can imagine there'd be no judge or no courtroom or no Lok Adalat without the lawyers. And all of them joined us in the Lok Adalat. When we constituted the panels for the Lok Adalat, we ensured that every panel would consist of 2 judges, in my case 3 judges, and 2 members of the bar. 1 senior advocate drawn from SCBA and 1 advocate drawn from SCORA. The purpose behind doing this was to give ownership to the advocates over the institution. Because this is not an institution which is only run by judges, and this is not an institution of the judges, for the judges, and by the judges. तो विशेष लोक अदालत सप्ताह आज समाप्त हो रहा है, जिसमें सीजेआई संबोधित कर रहे थे। और अब बात करते हैं लक्ष्य सेन की। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन का पेरिस ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन जारी है। लक्ष्य ने कल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे के खिलाड़ी चाओ तिएन चेन को 19-21, 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। लक्ष्य सेन ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं।
एक नज़र भी डाल लेते हैं लक्ष्य सेन की उपलब्धियों पर। कल खेले गए अगर हम मुकाबले की बात करें तो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बने हैं लक्ष्य सेन और इस जीत को दर्ज करने के साथ ही कई उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं। तो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं लक्ष्य सेन। इतिहास रचा है। ओलंपिक पदक से अब सिर्फ एक जीत की दूरी पर हैं लक्ष्य सेन, यानी कि एक और जीत उन्हें हासिल करनी है। क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के चाओ तिएन चेन को लक्ष्य सेन ने कल शिकस्त दी थी। लक्ष्य सेन ने यह मैच 19-21, 21-15, 21-12 से अपने नाम किया था और जिन्हें हराया था लक्ष्य सेन ने वे टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता हैं, यानी कि एक दिग्गज खिलाड़ी को मात दी थी लक्ष्य सेन ने। और कल के मुकाबले की बात करें तो पहला गेम हारने के बाद शानदार वापसी की थी लक्ष्य सेन ने। सिर्फ 22 साल के हैं लक्ष्य सेन और पहली बार वे ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि पहले ही ओलंपिक खेल में शानदार प्रदर्शन लक्ष्य सेन का। उनके प्रतिद्वंदी की बात करें तो ये करियर में सिर्फ उनकी दूसरी जीत थी चाओ तिएन चेन पर। दूसरी बार उन्होंने हराया अपने प्रतिद्वंदी को। इससे पहले उन्होंने पिछले साल ऑल इंग्लैंड ओपन में चाओ तिएन चेन को मात दी थी। दोनों खिलाड़ियों की रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो लक्ष्य सेन की जो रैंकिंग है वो 22 है, वहीं चेन की विश्व रैंकिंग 11 है, यानी कि अपने से ऊपर की रैंकिंग के खिलाड़ी को उन्होंने हराया। इससे पहले उन्होंने नंबर 4 खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी को भी हराया था। और अब बात तीरंदाजी की। तीरंदाजी में मिश्रित टीम स्पर्धा में अंकिता भगत के साथ जोड़ी बनाकर सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले धीरज बोमदेवरा का मानना है कि पेरिस ओलंपिक से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि हर मुकाबला बेहद करीबी रहा। धीरज से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। हमारे साथ मौजूद हैं आर्चर धीरज, जिन्होंने शानदार मुकाबला खेला मिक्स्ड इवेंट में। कोरियन टीम को यहाँ इन्होंने कड़ी चुनौती दी। धीरज, कैसे देखते हैं इस सफ़र को? यहाँ तक आए, एक हिस्ट्री क्रिएट किया, ये भी बड़ी बात है यहाँ तक आना, क्योंकि पहले ये सब संभव नहीं हो पाता था, लेकिन आप लोगों ने करके दिखाया। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इधर तक आ पाए, जो मेहनत करके आ रहे थे। हम लोग पिछले 2-3 सालों से जो प्लान लेके आ रहे थे ओलंपिक्स का, वो हासिल करके अच्छा लग रहा है। एट द सेम टाइम बहुत ख़राब भी लग रहा है कि बहुत दुखी भी हो रहा है। सब आर्चरी फैंस इंडियन आर्चरी की एक कदम दूरी में रह गए हम लोग मेडल के। पर इस चीज़ को हम लोग यही पॉजिटिव वे में देखेंगे कि हम लोग जो इम्प्रूवमेंट होते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, इस चीज़ को सेम जारी रखेंगे एंड वी विल जस्ट लुक फॉरवर्ड। आगे ही देखते रहेंगे, मेहनत और जारी रहेगा। ब्रॉन्ज मेडल में जो आप हारे, वहाँ कहाँ चूक हुई कि अमेरिका से वहाँ हारे? देखिए, जैसे कि हर मैच सेम होता है ओलंपिक्स में, चाहे वो प्री क्वार्टर हो सेमी हो फाइनल हो, तो हर मैच बहुत ज़्यादा क्लोज रहा। बहुत बार ऐसे रहा था कि 10 चाहिए ही चाहिए, मैच जीतने के लिए नहीं, टाई करने के लिए भी। तो उसमें बहुत बार हम लोग सफल भी हुए, जिसकी वजह से हम लोग सेमीज तक पहुँचे। एंड एट द सेम टाइम जब सेमीज और फाइनल्स हो रहा था, उस टाइम पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया हर टीम के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया, ऑल्सो फॉर यूएस एंड कोरिया, जिनके लिए कंडीशंस बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। एंड उसके बाद प्रेशर सभी में होता ही है, बराबर होता है। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक विंड और मेनली विंड का फैक्टर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। सीनियर में दीपिका कुमारी और ये उतरेंगी, तो क्या लगता है कुछ एक्सपेक्टेशन बनेगी? क्योंकि यहाँ तक आपने पहुँचाया तो इससे एक मोटिवेशन तो बना ही होगा कि ठीक है मेडल से चूके लेकिन पोजीशन स्ट्रॉन्ग करी। जी, ऑफकोर्स जैसे कि गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, दीपिका दी और भजन दोनों प्री क्वार्टर्स में का मैचेस होने वाले, एंड आई एम प्रेटी श्योर कि वो लोग अपना बेस्ट शूटिंग करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे धीरज हमारे साथ, जो बता रहे थे कि हारने से कहानी खत्म नहीं होता, शुरू होता है। कैमरा सैंडल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेलों का महाकुंभ जारी है। ओलंपिक खेलों में भारतीय एथलीट भी पूरे दमखम से ताल ठोक रहे हैं। भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा 140 लोगों का सपोर्ट स्टाफ टीम के साथ पेरिस आया है। इनमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनशौ पारदीवाला के नेतृत्व में पोषाहार विशेषज्ञ, खानसामे और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। पेरिस से डीडी न्यूज़ के हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला की एक खास रिपोर्ट।
इस बार एक बड़ा कदम उठाया और पेरिस ओलंपिक में अपने एथलीटों के लिए सहायक स्टाफ भेजा। 140 सहायक दल को पेरिस में एथलीट्स की हर संभव मदद के लिए भेजा गया है, जो मैदान पर 24 घंटे खिलाड़ियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। यह निर्णय एथलीटों की जरूरतों और उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखकर लिया गया है। इस दल में मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनशा पारदीवाला के नेतृत्व में पोषाहार विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। I think this is amazing. This is the first time in Olympics. I think players and support staff, coaches ratio is almost the same. So I think I'm really grateful to the government. They have allowed so many support staff, personal coaches. Though we are not people, some people are not staying in village, but still being with the player, being with your student is that feeling. If you are giving to your students, okay, I am there with you in Paris, that is something really good from the government side. 140 सहायक स्टाफ में से 67 खेल गांव में तैनात हैं। इस समूह में मुख्य रूप से कोच, टीम डॉक्टर, रिकवरी विशेषज्ञ, खेल वैज्ञानिक और फिजियोथेरेपिस्ट शामिल हैं, जो तत्काल और आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। बाकी सहयोगी स्टाफ को खेल गांव के बाहर रखा गया है। इनमें अतिरिक्त कोच, स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, प्रशिक्षक, स्पेयरिंग पार्टनर और मानसिक कंडीशनिंग कोच शामिल हैं। The two primary roles of support staff is, support staff in strength and conditioning aspect is, one is to prevent injuries. So the player doesn't have any injuries, so we make them prescribe exercise to them so the injuries are not there. Second one, to enhance the performance. So the performance is based on sports to sports base, where in table tennis right now we focus more on the stability, agility, movement, endurance, strength and power. So that's the role. And the government has taken in a big support for the players as well, to get all the support staff here as well. भारत सरकार ने खेल गांव के पास होटल के कमरे बुक किए हैं और अतिरिक्त सहायक स्टाफ को दैनिक पास दिए गए हैं, ताकि ये विशेषज्ञ एथलीटों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार कर सकें, जिसके शुरुआती नतीजे देखने को मिल रहे हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक के ओलंपिक इतिहास में सबसे बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ का दल इन खेलों में भेजा, जो खिलाड़ियों से ज़्यादा है। यानी 140 सपोर्टिंग स्टाफ के सदस्य हर एरेना में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और इसके सफल परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अगर भारत को खेलों की महाशक्ति बनना है तो खिलाड़ियों के साथ साथ उन्हें सपोर्टिंग स्टाफ को भी और ज़्यादा मजबूत करना होगा, जिससे कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा पदक जीत सके। कैमरामैन सैंथल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, पेरिस। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।